आज की ताजा खबर। नमस्कार। हरकारा न्यूज रूम के इस अंक में आपका स्वागत है। और आज जो न्यूज लेटर हमारा जो आया है उसके बारे में, और इस समय का जो 24 घंटे पीछे और 24 घंटे आगे का जो न्यूज का जो एजेंडा है, न्यूज चल रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गौरव फिर आज क्या कि मेरे साथ हैं गौरव और राजेश चतुर्वेदी, जो हम लोग टीम हरकारा में साथ में काम कर रहे हैं। गौरव, पहले मुझे हम लोग बताएंगे कि आज इस समय क्या चल रहा है। हेलो मॉर्निंग। आज निधि सबसे पहली जो बड़ी खबर आती है वो G7 से हमारे पास आई है। G7 में भारत को जो न्योता मिला है वो कुछ शर्तों के साथ मिला है। निज्जर का जो मामला है वो अभी भी बना हुआ है, उस पर भी बातचीत होगी। तो ये एक बड़ी खबर हमारे पास आई है। दूसरा, पाकिस्तान ने माना है कि मार्को रूबियो की मध्यस्थता की वजह से उसकी मेहनत की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, जो पिछले दिनों तनाव हुआ था। इसके अलावा श्रावस्ती ने मोदी जी के 3 साल कार्यकाल पूरे होने पे उनके जो 5 बड़े यूटर्न है, जब सरकार को अपने ही फैसलों पे वापस से यूटर्न लेना पड़ा, उसका जिक्र किया है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं। मैला ढोने के कारण होने वाली मौतों पे डासम ने कहा है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए और ये अमानवीय है। पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलने को लेके भी क्रिकेट जगत में खासा विवाद है। और गाजा की नाकाबंदी तोड़ने निकले जहाज को इजराइल ने दबोच लिया है, जिसमें अ, अ, ग्रेटा उसमें सवार थी, मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता। वो गाजा की वो निकली थी राहत सामग्री को लेके, और उनके साथ और भी एक्टिविस्ट थे, लेकिन उन्हें इजराइल ने इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब ही उनके जहाज को हिरासत में ले लिया था, उनकी शिप को, जिसमें वो सारे लोग थे, 6-7 लोग। जी तो राजेश जी के पहले जो G7 की बात करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों एक तो G7 अपने आप में वो तो एक बड़ा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, पर जिस देश में वो जा रहे हैं उसके साथ भारत के कनाडा में, जिसके साथ भारत के संबंध लगातार खराब ही होते रहे हैं। हालांकि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो बदल गए हैं। पहले तो ट्रूडो थे, जिनके साथ और भी ज्यादा एक तरह से चीजें खराब थी, और अब जो है वो कार्नी आए हैं, और वो उनसे शायद भारत को उम्मीद थी कि एक बेहतर तरीके से संबंध बन पाएंगे, पर मुझे लगता है कि वो भी वहां पे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। और हर कारण इसके बारे में छापा भी है कि कनाडा में भारत को लेकर और मोदी को बुलाने को लेकर इतना अधिक आक्रोश क्यों है। राजेश। हाँ, देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने जो आज के न्यूज लेटर में इस खबर को लिया है वो वायर से लिया है। तो उस खबर में उल्लेख है कि अ, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी और रानी के बीच जो बातचीत हुई है उसमें दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात भी थी। और समझौता किस बात का कि जो कानून प्रवर्तन सहयोग है उसकी जो प्रतिबद्धता है, माने जो प्रवर्तन से संबंधित जो प्रतिबद्धताएं हैं उस पे कोई मतलब इधर उधर नहीं होगा। दूसरा, वो जो निज्जर की जो हत्या हुई उसमें कनाडा, आपको मालूम है कि भारत की संलिप्तता का आरोप लगाता रहा है और ये मसला बहुत लंबा चला था और बहुत दोनों देशों के बीच काफी विवाद हुआ। उसमें जो राजनयिक थे एक दूसरे के, वो बर्खास्त किए गए, निष्कासित किए गए, तमाम चीजें हुई। तो जो बातचीत हुई, जो मोदी जी ने जो बताया, सार्वजनिक किया कि भाई न्योता मिल गया है, और खुशी जाहिर की कि भाई आउटरीच जो बैठक होगी G7 के शिखर सम्मेलन के बाद, जो बैठक होगी उसमें जो है हमको जाने का अवसर मिल गया है, न्योता दिया गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया और बड़ी खुशी हुई। लेकिन अब क्या, चूंकि वहां दबाव बना, कार्नी के ऊपर ये दबाव बना, तो उन्होंने फिर खुद ही कई चीजें रिवील की हैं। वहां की जो विदेश मंत्री अनीता आनंद, उन्होंने भी बताया है कि जो मसले दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे हैं वो कानून के हिसाब से और
उसमें सवाल जवाबदेही का भी आएगा, उसी हिसाब से जो है चीजें चलेंगी। मतलब इस आमंत्रण से, निमंत्रण से लेना देना है नहीं जाएगा। माने वो चीजें अपनी जगह कायम है, जो भी मसले हैं, विवाद है, वो अपनी जगह कायम है। इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि न्योता देने भर से वो सारे जो मुद्दे हैं वो पीछे रह गए हैं। इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। यही स्टोरी हमने अपने आज के न्यूज़लेटर में ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने वो जो भारत और कनाडा के बीच में जो बातचीत चल रही है उसकी प्रगति को देखते हुए ये न्योता भेजा है, जो भी वो भी काफी एक लोडेड सा सेंटेंस है कि जैसे कि हम ट्रैक कर रहे हैं कि हाँ, मतलब उसमें जो चीजें हमको, जो हमारे हिसाब से जो माइलस्टोन्स थे वो हमने पूरे किए हैं और आगे हम और उस बारे में बात करेंगे। तो जाहिर है ये एक तरह से बहुत ओपन और क्या बोलते हैं, एक अनकंडीशनल जो है वो आमंत्रण नहीं है। तो उसमें भारत को भी देखना पड़ेगा कि इसको आगे क्या होता है, और वो इस बात को लेकर शायद सावधानी भी बरतनी पड़ेगी कि हम इसमें और पेचीदगियां पैदा ना करें। अगली खबर जो है वो, उन्होंने कार्नी ने इस पे स्पष्ट भी किया है। असल में क्या है, दिक्कत ये है कि जो हमारे यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पता नहीं क्यों, मतलब जो इस तरह की जो खबरें होती हैं उसको कैरी नहीं कर पाता है, जो भी कारण हो। लेकिन वहाँ का जो कनाडा के मीडिया के हवाले से जो खबर वायर ने ली है, जिसको हमने शाया किया है, वो ये कह रही है कि कार्नी ने खुद ही बताया है कि निमंत्रण जो है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय प्रगति के बाद दिया गया था। वही मतलब जब, हाँ, मतलब उस प्रगति, जो भी प्रगति हुई है मसलों को लेकर के, उसके बाद ही दिया गया था। फिर उन्होंने आगे कहा है कि हमने अब महत्वपूर्ण रूप से कानून प्रवर्तन संवाद जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। हमने, मतलब दोनों ने, कि उस पर मतलब डायलॉग होता रहेगा, बातचीत होती रहेगी। तो देखिए बातचीत आ गई। यहाँ भी कल हम लोग बातचीत की बात कर रहे थे कि एकदम चुप्पी ओढ़ ली गई। मणिपुर से मुतालिक हम लोग कल बात कर रहे थे कि चुप्पी नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो वही संवाद की बात आ गई है कि हम लोगों ने सहमति व्यक्त की है और इसलिए इस पर कुछ प्रगति भी हुई है, ये सब बता रहे हैं वो। तो माने वो है, चीज अपनी जगह कायम है। जी, प्रगति का जो बात है और जो बातचीत की भी बात है वो भी इतनी घूम घाम के फिर आती है। जैसे कि कल पाकिस्तान की तरफ से जो, जैसे कि हमारे यहाँ से एक सर्वदलीय शिष्टमंडल गया है जो भारत का पक्ष रख रहा है दुनिया के सामने, और बीच बीच में उनको गाने भी सुना रहा है और जहाँ भी पक्ष रख रहा है। वैसे ही शायद पाकिस्तान का भी एक शिष्टमंडल दुनिया में घूम रहा है, और उनमें से किसी ने बताया है कि ये जो सीज फायर हुआ उसमें मार्को रूबियो ने उनको वहां फोन किया था, और शायद जेडी वांस ने भारत की तरह यहाँ फोन किया था, और रूबियो ने पाकिस्तान से कहा कि वो युद्ध विराम होगा, और क्योंकि इसके बाद बातचीत होगी और फिर लड़ाई रुक गई। ये आयशा सिद्दीका का ट्वीट है जो इंग्लैंड में वहां के सौदरी बैठक में कहा गया। तो मार्को रूबियो को लेके तो युद्ध जब चल ही रहा था उस दौरान भी अमेरिकन मीडिया से खबर आई थी कि ट्रंप प्रशासन में अगर इकलौता आदमी कोई गंभीरता से भारत पाकिस्तान विवाद को सुलझाने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो मार्को रूबियो है। तो मार्को रूबियो को लेके क्योंकि पहले ही उसके खबर आई। एक दिन पहले ही जेडी वांस ने कहा था कि नन ऑफ आवर बिजनेस, और जबकि वो जिस समय ये हो रहा था उस समय वो भारत आए हुए थे, और उसके बाद मेरे ख्याल से 12 बार या शायद 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बता चुके हैं दुनिया को कि ये मध्यस्थता उनके कारण ही ये एक्सपायर हो, जिसको लेकर अभी तक भारत ने स्वीकृति न स्वीकार किया है, और बार बार दबे उससे कहते थे कि नहीं नहीं ये उनके कारण नहीं, हमारे डीजीएमओ का फोन आया था, और डीजीएमओ जैसे कि डीजीएमओ खुद तय कर सकता है कि दो देशों के बीच में युद्ध रुकने वाला है, और इस तरह से जो इस तरह का जो नैरेटिव यहाँ पे बताया जाता है। तो ये भी हम लोग जितना शायद उसको लेकर डिनायल में रहेंगे या उसको नकारते रहेंगे,
उतना शायद ये बार-बार हमको इसके जो चीज़ें हैं वो हमारा पीछा भी उसी तरह से करती रहेगी। एक और खबर शायद जो श्रावस्ती की आप बता रहे थे वो कि 5 यू टर्न्स जो लिए हैं मोदी सरकार ने, और ये बताता है कि कैसे जो पिछली 2 सरकारों में जो एक ठीक-ठाक जो उनका बहुमत भी था, और वो अ, अब जो गठबंधन की सरकार है, उसके कारण एक तरह से जो फैसले उन्होंने लिए वो उनको वापस भी लेने पड़े। तो राजेश, ये जो यू टर्न वाली जो बात है कि तो ये नहीं, वो ऐसा यूटर्न कैसे तो है? खैर तो उसमें उसमें कई सारे सवाल हैं, सिर्फ संख्या का सवाल नहीं है। सवाल ये भी है कि ये क्या बताता है आपके बारे में कि अगर आपने 1 साल में 5 बड़े नीतिगत फैसले किए और फिर उसपे हाथ वापस खींच लिया उसमें से? भाई ये तो सही है कि भाई अब आप याद करिए कि 2024 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया। अब की बार 400 पार, 400 पार। अब आई सीटें 240। तो ये जाहिर है कि मतलब जो उनका जो गठबंधन है उसी में मतलब एक प्रेशर ग्रुप तैयार हो गया और वो दबाव की राजनीति होती ही है। मगर आप थोड़ा पीछे जाइए भाई, हम अभी 3-0 की बात कर रहे हैं, मोदी 3-0 की बात कर रहे हैं कि 1 साल कंप्लीट हुआ है 3-0 का, तीसरे कार्यकाल का, है ना। तो उसमें ये जो 5 यू टर्न बनाया, हम थोड़ा सा पीछे जाए कि जिसमें मतलब 10 और 20 में भी क्या किसानों को जो पैकेज देने की बात थी, या वो जो किसान जो बिल लेके आई सरकार, क्या उससे पीछे नहीं हटना पड़ा? क्या जो लैंड एक्विजिशन बिल, तपस्या तपस्या में लैंड कमी रह गई थी उस समय, जो उन्होंने कहा था कि तपस्या माफी जो थी, कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। भूमि अधिग्रहण जो कानून लेके आई थी सरकार, जिसमें वो भट्टा परसोल वगैरह में राहुल गांधी पहुंच गए थे वगैरह वगैरह, तमाम घटनाक्रम हुआ, तो वो वापस नहीं लेना पड़ा। ऐसे और भी चीज वापस हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार में फर्क ये है और पिछली बार में कि जो मोदी जी की जो सरकार है, या जो एनडीए की सरकार है, या बीजेपी की जो सीटें आई, वो उतनी नहीं आई कि वो जो है जो तपस्या में जो है मतलब ठीक ठाक है मामला, उतना हुआ नहीं। तो ये उसी का नतीजा है। आप 5 जो चीजें बताई है, जाति जनगणना है। जाति जनगणना में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि भाई ये जो है जो मांग है, विपक्ष जो मांग कर रहा है, खासकर कांग्रेस या राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, इससे समाज का बंटवारा होगा, समाज बटेगा। बीजेपी ये लाइन लेके चल रही थी, लेकिन उसको जो है ऐलान करना पड़ा है, ये अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ऐलान करना पड़ा। अब हम ये भी देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत, वो आए दिन जो है जात पात से दूर हट के और हिंदुओं को एक करने की बात करने लगे हैं। जात पात, इन्हीं भागवत जी ने, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वो आरक्षण को गैर जरूरी बता दिया था, तो भाई आरक्षण जो है खत्म कर देना चाहिए। अब लेटरल एंट्री की जो बात है, लेटरल एंट्री का भी जो मामला है वो भी जो है वापस हो गया। जो सरकार जो है वो भर्ती निकाली थी, उसको वापस ले लिया है, क्योंकि विपक्ष ने और एनडीए के ही कुछ घटक दलों ने जो है इसको गलत बता दिया था, वो वापस हो गया। जो एकीकृत पेंशन योजना है, यूपीएस, वो भी जो है बहाल कर दी गई। अटल जी ने उसको तैयार किया था, वो कुछ चीजें उसमें छूट गई थी, वो वापस हो गया। और चौथा जो है वो जो अभी हमने सबने देखा हाल में कि भाई विपक्ष को लेकर के मोदी जी पर और उनकी सरकार पे ये बड़ा आरोप लगता रहा है, विपक्ष लगाता रहा है कि भाई हमको पूछते ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष की हालत वाकई खराब थी 2 कार्यकाल में, हमने देखा है। मगर इस बार जो जो फर्क, ये जो फैसले जो वापस लिए गए हैं, वो ये तो बताते ही है ना कि विपक्ष मजबूत हुआ है। तो अभी ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें विपक्ष का उन्होंने बाकायदा मदद ली, और जो डेलीगेशन भेजे गए हैं सब देख रहे हैं। और जो बैठकें बुलाई, उसमें भी जो है विपक्ष ने पूरा
समर्थन दिया, मांगा भी उन्होंने। हालांकि मोदी जी जो है दोनों बैठकों में नहीं गए, नहीं जा पाए, मगर विपक्ष का उनको समर्थन मिला और उन्होंने मांगा। कल तक मतलब वो समर्थन मांगते नहीं थे, इस बार मांगा और उनको मिला भी। हाँ, तो साथ में हुआ कि संसद का जो सदन बात थी वो नहीं हो पाई कि अभी तक वो मानसून सत्र ही बुला रहे हैं, इस पे कोई संसद का सत्र अलग से नहीं बुला रहे। मेरे ख्याल से ये हाँ, इसमें ये दिखता है कि जवाबदेही में अभी भी दिक्कत है, कि साफ बात करने में, जवाबदेही में। पर ये जो बात है कि फैसले करना और उन पे वापस चले जाना, वो एक आपको बताता है कि सरकार का जो है वो मोटे तौर पे वो कितनी किस तरह से फैसले कर रही, क्योंकि ये सारे फैसले की प्रक्रिया भी ये है कि मैं एक फैसला करता हूँ, फिर मैं उसको वापस भी लेता हूँ, और ये यही अगर पैटर्न बनने लगता है तो फिर वो बताता है कि सरकार कितनी सोच कितना रही है, सोच कैसे रही है, और उसमें वो गड़मड़ कहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, देखिए किसी भी सरकार में या किसी भी लीडरशिप में दृढ़ता जो एक शब्द होता है ना, वो फैसलों में दृढ़ता दिखनी चाहिए। और वो दृढ़ता ये बताते हैं, जाहिर करते हैं कि सरकार जो है असल में किस दिशा में सोच रही है। तो यहाँ जो जो फैसले, मतलब आपने कोई फैसला लिया और फिर आप रोल बैक कर गए, आप पीछे हट गए, तो वो ये दिखाता है कि आप दृढ़ हैं ही नहीं। आपका जो सतही चीजें चल रही हैं, मतलब आज हमने कहीं ठेला लगा लिया, हमारा कोई इंतजाम नहीं है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई तो जो ठेला दूसरी जगह लगाने लगे। नहीं, मतलब ये जो है एक बात तो लचीलेपन की भी कि भाई आप लचीले हो सकते हैं, पर और शायद ये हम, क्योंकि ये भी इस संदर्भ में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को इसलिए नहीं जाना जाता था कि वो बहुत ज्यादा लचीलापन या इस तरह से वो दिखाते हैं, पीछे हटना उनका कभी मतलब हुआ नहीं। तो उस हिसाब से ये एक रेखांकित की जाने वाली बात है कि इस बार ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ चीजें जो वो फैसले कर रहे हैं वो बार बार बदल रहे हैं, और उसमें एक तरह से हम उसको राजनीतिक लचीलापन भी देख कह सकते हैं, या फिर एक नीतिगत तौर पर भी देख सकते हैं कि ये सरकार पर अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आप शायद ये भी सोचेंगे कि अगली बार जब कोई फैसला करेंगे तो वो उसकी उसकी वो कितना तसल्ली हाँ, बख्शना। बिल्कुल बिल्कुल लचीलापन दिखता है, नो डाउट इसमें। और फिर सरकार या मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि भाई जमाना जो है बड़ा जालिम होता है। आप अगर घोड़े के ऊपर बैठ के चले तो वो नहीं छोड़ता, और घोड़े को जो है खाली रख के खुद उसकी लगाम पकड़ के पैदल चले तो नहीं छोड़ता है। और अगर बाप बेटे साथ जा रहे हैं और दोनों ऊपर बैठ जाए तो बोले घोड़े पे जुल्म कर रहे हैं, और पैदल चले तो बोले कितने से। तो जमाना तो छोड़ता नहीं है। भाई फैसला लो तो दिक्कत, फैसला ना लो वापस हो जाओ तो दिक्कत। तो इस ढंग से भी सोच सकती है सरकार तो। और लेकिन ये भी है हाँ, कि उस समय उनके 11 साल का कैंपेन चालू हो रहा है कि 11 साल मोदी जी के जो एकदम विलक्षण 11 साल रहे हैं। भारत में ऐसे 11 साल पहले कभी न देखे गए न सुने गए। तो उसके बारे में जब वो बात करनी शुरू कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष भी उसको देख रहा है कि अच्छा ये 11 साल में ये चीजें जो के दावे कर रहे हैं, और जो लोग भारत में हैं वो तो देख ही रहे हैं, और वो जानते हैं कि उनके जीवन पे और उनकी इकोनॉमी पे, उनके बजट पे, उनके घर में, उनके घर के नौजवानों के लिए इन 11 सालों में कितना कुछ विकास और कितनी तरक्की, कितनी प्रगति उनके उनके जीवन में हुई है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये मोदी जी के जो 11 साल हैं। बीजेपी उसको लेकर एक बड़ा कैंपेन शुरू कर रही है। तो मेरे ख्याल से हम सबको सोचना ही चाहिए इस बारे में कि इन 11 सालों में आप कि कौन सी चीजें बेहतर हुई हैं, जैसा कि वो कैंपेन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन जो कह रहा है। अगली खबर एक ऑड्रे टुस्के की किताब का मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा उनका हिंदू में, और फिर हम लोगों ने उस पर कुछ काम किया, जो कि 50,000 साल का। एक बार वो दिखाएंगे किताब को? 5,000
इंडिया 5000 years of history on the subcontinent, 5000. उसमें वो जो कह रही हैं कि टुस्के काफी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं, पर वो लगातार इतिहास पे उनका काफी सारा काम है भारत और पाकिस्तान वाले इलाके में, साउथ दक्षिण भारत को लेकर, दक्षिण एशिया को लेकर, सॉरी। और उस पे वो काफी उनको भारत में तो है ही, और उनको काफी सारा अमेरिका में भी जो वहाँ के जो हिंदू संगठन है काफी उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो उनकी एक नई किताब ही आई है जो कि इसमें वो कह रही हैं कि जो एक तो जिसको लेकर काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे, संस्कृत और ये जो यज्ञ की प्रक्रिया, बलिदान की प्रक्रिया, बलि मतलब, तो वो आर्य लेकर आए थे। उसके पहले जो था वो एक अलग तरह के लोग थे जो यहाँ पे थे, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि उस समय जब ये आए तो वेद जो था वो औरतों के लिए सुनना वर्जित था, बट ऐसा नहीं था कि औरतें वेद या संस्कृत नहीं पढ़ती थी। तो ये 3-4 उसमें जो जरूरी बातें थी जिसपे काफी सारे लोग बार-बार बात करते रहते हैं कि ये वो ये भी कहती हैं स्पष्ट रूप से कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आधुनिक हिंदू धर्म की पूर्ववर्ती नहीं रही। उनके वो मतलब वो मानती हैं कि जो हिंदू धर्म की जड़ें हैं वो बहुत कई जगहों से आती हैं, और वैदिक प्रवासियों के साथ हिंदू धर्म के शुरुआती निशान मिलते हैं। ये वैदिक प्रवासी हिंदू सभ्यता के पतन के कुछ शताब्दियों बाद उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से आए थे, ऐसा उन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया है। जी जी। तो ये एक है जो शायद हिंदी में लोग इसके बारे में थोड़ा देर से बात करेंगे। ये किताब शायद हिंदी में देर से आएगी या आएगी, तो उसको पता नहीं हम लोग किस तरह से लेंगे। पर ये एक महत्वपूर्ण एक संवाद हुआ है जो हिंदू में जियाउस्सलाम ने मुझसे बात कर रखी है। आगे चलते हैं। एक छोटी सी खबर और आई है। उत्तर प्रदेश में अब आपको रजिस्ट्रेशन अगर शादियों का कराना है तो ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की किसी दूसरे शहर में जाके करवा लेंगे। जिस शहर में उनके माँ बाप होंगे या जिस शहर के वो निवासी होंगे वहीं करवा पाएंगे। और गाजियाबाद को उन्होंने कहा है कि वो हॉट स्पॉट बन गया था भागकर शादी करने वालों के लिए। तो एक किस्म से ये ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव पाबंदियां। है शादी को लेकर भी, जैसे कि मेरे ख्याल से दो तीन चीजें हुई हैं जो इन 11 सालों में जो बहुत साफ साफ दिखती हैं। एक है कि मेरा जो जीने का जो और काम करने का जो अधिकार है उस पर बहुत तेजी से एक तरह से उस पर अंकुश लगाए गए हैं, और खासतौर पर उत्तर भारत में, कि जहाँ पे हम बताते हैं कि नहीं, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, जो कि इसकी कोई संवैधानिकता नहीं होती है। दूसरा जो है वो प्रार्थना का जो अधिकार है कि मैं कहीं भी बैठ के मैं अपना अपना धर्म का व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तीसरा ये जो है कि अब आ रहा है इस तरफ कि मैं रिश्ते बनाने का जो मेरी स्वतंत्रता है, इसमें मुझे मेरा कानून, मेरा देश तो नहीं रोकता है, पर ये एक सरकारें हैं जो अलग-अलग तरह से उस पे अंकुश लगा रही हैं। ऐसे ही मेरे खाने को लेकर भी है कि लोग क्या खाएँगे ये सरकार तय करेगी, और किस दिन खाएँगे वो सरकार तय करेगी। तो ये एक नए तरह के एक अ, सेंसरशिप हाँ, नए तरह के नागरिकों अंकुश, को। हाँ, नागरिक अधिकारों पे, उनकी आज़ादी पर एक तरह के बंधन अंकुश। क्या? नए तरीके के अंकुश और बंधन है ये, जो हाँ, जो मतलब कस रहे हैं लोगों को कि पहले जैसे कि अगर आप हिंदू मुस्लिम शादियां अगर करेंगे तो वो कोर्ट में अगर जाएंगे भी तो उनको इतना तंग किया जाएगा कि वो वैसे ही मतलब अ, हम लोग मतलब मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने इस तरह की शादियां की और वो ठीक से ही रह रहे हैं, और उससे कोई धर्म खतरे में उस तरह से तो नहीं आया। पर अब जो है वो शायद उतना आसान उस तरह से नहीं है कि इस तरह से हम उसको देख पाए। और अ, जिस तरह के हम वयस्कता देखते हैं कि एक वयस्क है तो वो अपने फैसले खुद कर सकता है, पर समाज को लगता है कि नहीं, ऐसा इतनी मतलब जो व्यक्ति वोट दे सकता है और दुनिया की बाकी चीजें कर सकता है, वो शादी जैसी चीजें जो हैं वो
खुद करने के लिए उसको इस तरह की आज़ादियाँ नहीं दी जा सकती। तो ये एक क्या नए क्या तरह इस मतलब नए उत्तराखंड में तरह तो की यूसीसी लाके इस प्रयोग को इस पे हर प्रयोग तरह भी से अलग-अलग अभी चीज़ों से किया जाए। शुरू कर दिया हुँ। गया है। राजेश आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई निर्णय लेने का जो एक आदमी मतलब अगर किसी शक्ति को आप मानते हैं तो निर्णय लेने का तो वहां से मिला हुआ है ना। अब आप उस पे अंकुश लगाएंगे अगर, तो अब मान लीजिए हम जो है कल सब्जी लेने हम जाएं, घर से निकलें कि भाई हम सब्जी लेके आते हैं, तो कल अगर हमको ये कहा जाए कि नहीं भाई आप फलां से सब्जी लेना है, आपको फलां से सब्जी नहीं लेना, तो ये जो आपकी निर्णय लेने की या जो कुदरतन आपको मिली हुई है, मतलब कुदरतन मिली है ना। हुँ। जि- अगर आप जो है सनातन व्यवस्था के हिसाब से आप वैदिक लिहाज से भी अगर सोचें, चिंतन करें, तो हम तो जो प्राणी है मनुष्य, उसके पास जो सबसे ताकतवर चीज है वो है उसका दिमाग, ब्रेन, बुद्धि, विवेक। वो जो है विवेकशील प्राणी है। जितनी योनियां हैं उसमें सबसे ज्यादा विवेक अगर किसी के पास है तो वो मनुष्य के पास है। तो आप उसके विवेक पर क्यों ताला लगा रहे हैं, क्यों अंकुश, या उसको कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। तो इसीलिए ये जो है खबर जो कैरी की है वो इसीलिए की है कि भाई ये भी हो रहा है, हुँ, लोगों हुँ। को मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। कई सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें खबरें वही बात है जो हम लोगों ने कही थी कि दब जाती है, दबा दी जाती है, छुपा ली जाती है, हाँ, मगर ये मतलब एक बड़ी तरह से इम्पोर्टेंट। हाँ, समाज समाज जो है वो व्यक्ति पर किस तरह से हावी होना शुरू होता है। एक एक अच्छा समाज शायद, या एक 2 तरह का समाज होता है जिसमें एक समाज जो है वो तय करता है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, और एक तरफ एक समाज है जो व्यक्ति को आज़ादी देता है कि तुमको अपने जीने के लिए, खाने के लिए, काम करने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, वो तुम कैसे बनाओगे तुम खुद तय कर सकते हो या कर सकती हो। तो वो उसको लेकर हमें ये एक बड़ा बदलाव है जो हमारे बीच में ऐसा हो रहा है। और उसमें जो पीछे से चला आ रहा था काफ़ी समय से, वो जो कानून वगैरह हैं या उनके कानूनों के जो उनको इस्तेमाल में लाना है उनको भी, तो उन सब चीज़ों को लेकर खासे मतलब इश्यू हैं उसको लेकर। और वो सिर्फ धर्म को लेकर नहीं है, वो शायद जातियों को लेकर भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। गौरव? यूक्रेन ने रूस में घुस के कल फिर उनके 2 लड़ाकू विमान तबाह किए हैं। एक छोटा-सा अपडेट उस मोर्चे से आता है और दोनों तरफ इस बीच जो बंदियों की अदला-बदली भी चल रही है। हुँ, उसके अलावा गाज़ा की नाकेबंदी तोड़ने के लिए मेडलिन एक जहाज निकलता है, उसमें 12 कार्यकर्ता थे, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी थी, जो मतलब सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट है, दुनिया भर में जानी जाती है, जाना-पहचाना चेहरा है। तो नाकेबंदी को चुनौती देने के लिए वो निकले थे, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहले ही रोक दिया गया। गाज़ा तो खैर पहुँचने की पहले भी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इन लोगों को अनुमति मिलेगी, लेकिन ये निकले थे। क्योंकि दुनिया में एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ बिल्कुल भुला दिया गया है एक तरीके से ना, दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अंदर ज़मीन पर कत्लेआम भी जारी है। लोग राशन लेने आ रहे हैं तो गोलियाँ चल जा रही है। लोग शहर में बाज़ार में टहल रहे हैं, तब तक पता लग रहा है कि कहीं से मिसाइल आ गई। तो ये एक पूरा गाज़ा को लेके गपशप जो है वो बनी हुई है और इसी के साथ शायद हमें लगता है कि आखिरी खबर हमारे पास पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलने को लेकर आता ख्याल है। से गज़ा को जिसके लेकर बच्चे थोड़ा-सा ये भी है कि 1 मिनट, गज़ा को लेकर थोड़ा-सा और सोचना चाहिए कि ये मतलब हम ये सब जो हो रहा है इसको बाद में मतलब एक जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है या अंतर्राष्ट्रीय जो एक देश है, ये लोग इसको बाद में कैसे देखेंगे? मतलब अभी तो ये सब लोग एक तरह से हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, और अमेरिका ने उसको पिछले 2-3 दिन पहले ही वीटो किया जब उनको वहाँ पे कहा था कि सीज़ फायर करवाने के लिए। नेतन्याहू का जो बर्ताव है उसको लेकर जिस निरंकुशता से इज़राइल ने गाज़ा पे लगातार हमले किए हैं, हम रोज़ तस्वीरें देखते हैं। और एक हद के बाद आप और मतलब मैं सोचता हूँ कि ये तस्वीरें जो हैं वो हमें परेशान
क्यों नहीं कर रही हैं उस तरह से जैसे कि वो कुछ समय पहले कर रही थी। तो पर ये जो एक नया जिसको बोलते हैं नई विश्व व्यवस्था जो जैसे बन रही है, तो दिखती है बनती हुई, क्योंकि वो जो सारे उपकरण बनाए गए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और जिसके केंद्र में यहूदियों का दमन और उनका उनके साथ जो उनका जो नरसंहार हुआ था, उसकी रोशनी में ये सब नए चीजें जो बनाई गई थी, वो सारी चीजें अब जो है लगता है कि एकदम टूट बिखर चुकी हैं। और वो जो भी कहते हैं या करते हैं, वो गजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए, उन तक राहत या रसद पहुंचाने के लिए वो कोई भी चीज अब काम नहीं कर पा रही। तो ये एक दरअसल बहुत सोचने की भी बात है, और ये भी कि अब जब ये कर सकते हैं तो फिर कोई और भी कुछ भी कर सकता है। तो फिर तो एक तरह से सबके पास एक तरह का लाइसेंस है इस समय, कि चाहे यूक्रेन में हो रहा है या गाजा में हो रहा है, और इस तरह की जो हिंसा करना, वो अमानवीयता दिखाना, वो एक तरह का जस्टिफाइड एक तरीका हो जाएगा, क्योंकि हम इनको ऐसा करने दे रहे हैं तो वो भी ऐसे कर सकते हैं। तो वो तो गाजा में तो जो हो रहा है, वो तस्वीरें जो आ रही हैं, या जो यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तो एक चीज है, पर उसके कारण उसके जो इम्प्लीकेशंस हम सब पे हैं, पूरी दुनिया पर जो है, वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अचानक से आप देखते हो कि गजा का मामला आते ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बौनी नजर आने लगती है, जो विश्व व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बनाई गई थी। वो लगता है जैसे गजा के मामले में तो उन्हीं के लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल उन्हीं के लोगों को गोली मार दे रहा है, बाद में कह रहा है यूएन के लोगों को अच्छा गलती से मार दिया हमने। ऐसी भी खबरें आई हैं पिछले दिनों। जी राजेश आप कुछ कह रहे? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि टाइम देखिए आप कितना हो गया, 6 मतलब फिर ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहा है, और वहां चल रहा है कोई मतलब ऐसे ही रूस और यूक्रेन के बीच जो मतलब वो ट्रम्प साहब ने कहा जरूर था कि भाई हम इतने दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कुछ नहीं चल रहा है, यथावत चल रहा है। तो जो जहाँ चल रहा है वो चल रहा है, उसमें कोई चीजें सिमट नहीं रही है। और यूक्रेन में तो फिर भी यूक्रेन में तो कम से कम ये नहीं है ना कि नागरिक आपूर्ति जारी है, यूक्रेन को लेकर उस तरीके के संकट नहीं है। जैसे गाजा में तो चारों तरफ से पानी बंद कर दिया गया है, वहां पे पेयजल का संकट है, आप शिविरों में वहां पे लाखों लोग रह रहे हैं। यूक्रेन में कम से कम संकट दूसरे किस्म का है, वो युद्ध के मोर्चे पर उलझा हुआ है, और यहाँ तो एक बाड़े में लोगों को बंद कर दिया गया है और रोज उनका कत्लेआम जारी है। यहाँ स्थितियां बिल्कुल अलग है दोनों मोर्चों पे। जी ये जो अगली खबर अपन काय की बताई थी, पटौदी ट्रॉफी का जो नाम बदल दिया, ये मतलब ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसका कोई लॉजिक दिया नहीं गया है। मतलब जो मैंने खबर देखी थी ये मतलब 2007 में ट्रॉफी शुरू हुई, और क्या 17-18 साल हो गए, इसकी जरूरत क्या थी भाई। पटौदी ट्रॉफी नाम था, और पटौदी मतलब एक स्टेट है भारत में, और जो रियासत है पटौदी, यहाँ के नवाब होते थे। जो उनके भोपाल से संबंध भी हैं, और साथ में पटौदी के पिता जो हैं, जिन पटौदी के है, भोपाल, हाँ भोपाल में और ननियाल है। तो मतलब पटौदी नाम में ऐसा कुछ नहीं था। अगर नाम की वजह से ये नाम बदला है, तो पटौदी तो एक स्टेट है। मंसूर अली खान जो पटौदी थे, जिनको टाइगर पटौदी के नाम से क्रिकेट जगत के लोग जानते हैं, उनका नाम था मंसूर अली खान। पटौदी एक स्टेट है। अब ये ट्रॉफी का नाम मेरे हिसाब से तो स्टेट के नाम पे था, वो रियासत के नाम पे था, पटौदी ट्रॉफी। नहीं, वो टाइगर पटौदी के नाम पे ही, टाइगर पटौदी और उनके फादर का जो कंट्रीब्यूशन था क्रिकेट में, उसको लेकर था। और क्योंकि नवाब पटौदी के पिता जो थे, वो तो दोनों के लिए खेले थे, वो इंग्लैंड की टीम के लिए भी खेले थे, फिर बाद में जब हिंदुस्तान आजाद हो तो उसके लिए भी खेले थे।
तो इसलिए और वो लोग उस तरह से दोनों को क्रिकेट में दोनों की नुमाइंदगी करने वाले लोग थे, तो इसलिए वो एक ब्रिज की तरह भी साझा देखा जाता था। क्रिकेट इतिहास, और वो अपने साझा आप में क्रिकेट इतिहास का प्रतीक। और वो एक लीजेंडरी एक क्रिकेटर थे अपने हिसाब से, भारत के सबसे उस समय के हिसाब से सबसे सफल कप्तानों में से एक थे। अब ये है कि हम अपने इतिहास को लेकर भारत में जिस तरह से सेलेक्टिव होते चले जा रहे हैं, तो उसमें हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो शायद हमारे एक तरह से हमारी इतिहास बोध को ज़्यादा सूट करते हैं। अब जो है पटौदी शायद उस तरह से नहीं करते, पर हम लोग पटौदी पर फिर लौटेंगे हरकारा में, और उनके बारे में और उनके योगदान के बारे में एक डीप डाइव लेकर आएंगे कि जिससे हमें समझ में आए कि वो व्यक्ति था कौन, और इससे पहले की, और वो शर्मिला टैगोर के पति भी थे और सैफ अली के पिता भी थे। तो आज का हरकारा यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, और हम लगातार अपनी निगाह जो है वो दुनिया और देश की खबरों पर लगाए रहेंगे, और उनका जो एक तरह से अर्थात समझने की भी लगातार कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको ये बात हमारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करें। आज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और हरकारा न्यूज़लेटर को पढ़ें। ये जो हम लोगों की ये प्रस्तुति है, ये पूरी आधारित है हरकारा न्यूज़लेटर जो हम लोग पेश करते हैं, उस पे ही आधारित है प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।